अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आज फिर मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। हर रविवार शाम 5:30 बजे आप सभी को इंतजार रहता होगा हमारे इस पूर्वोत्तर डायरी के नए अंक का। तो आज भी बहुत कुछ नया लेकर हम आपके बीच हैं पूर्वोत्तर डायरी के साथ। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा प्राकृतिक सुंदरता, कला, संस्कृति का वो संगम है जहां हमें एक तरफ प्रकृति की सुंदर छटा देखने को मिलती है, वहीं संस्कृति की भव्यता का हमें दर्शन होता है और हमें शिल्प कला और विरासत का भी अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। तो इन 8 राज्यों की संस्कृति से हम आपको इस कार्यक्रम में रूबरू करवाते हैं, कला और विरासत से आपको परिचित करवाते हैं और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ इन दिनों हो रहा है उससे भी आपको अवगत करवाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। कार्यक्रम के पहले हिस्से में हम हर सप्ताह आपको किसी एक विशेष राज्य में ले चलते हैं और वहां की संस्कृति, कला और पर्यटन परंपरा से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज बारी है मेघालय की। मेघालय यानी मेघों का राज्य, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और छटा के लिए बहुत मशहूर है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में। और खासतौर पर पर्यटन स्थलों की दृष्टि से अगर देखें तो ये राज्य बहुत समृद्ध है। पर्यटकों का एक मनपसंद डेस्टिनेशन अगर कहें तो मेघालय कई बार पर्यटकों की सूची में गिना जाता है। तो चलिए हम आपको मेघालय लिए चलते हैं और हमारी सहयोगी सरफिरोजी से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भूभाग में बसा मेघालय एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर राज्य है, जिसे मेघों का निवास भी कहा जाता है। यहाँ की प्रकृति की छटा, सुंदरता, संस्कृति की विविधता, पर्यटन स्थल और समृद्ध विरासत ने इसे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कर दिया है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित इस राज्य की सीमा उत्तर में असम और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है। इस राज्य में 3 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं: खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ। यहाँ की हरियाली, झरने, नदियाँ और गुफाएं इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनोरम स्थान बनाती हैं। चेरापूंजी और मासिनराम जैसे स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ का लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ों से बने पुल अपने आप में एक अनूठे प्राकृतिक और मानव निर्मित चमत्कार है। मेघालय की संस्कृति में यहाँ की जनजातियों का बड़ा योगदान है। राज्य की जनसंख्या मुख्यतः खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों से बनी है। इन जनजातियों की अपनी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। खास बात यह है कि यहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, यानी परिवार की संपत्ति और उपनाम माता की ओर से चलते हैं। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य में गहरी रुचि रखते हैं। मेघालय के पारंपरिक नृत्य जैसे शातसुक, मिनसेई और वांगला नृत्य लोक संस्कृति की झलक पेश करते हैं। यहाँ के उत्सव जैसे बेजू उत्सव, नोंगक्रेम नृत्य और शाद नोंगख्रम जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। मेघालय का हर हिस्सा पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ विशेष अहमियत रखता है। तो आइए कुछ पर्यटन स्थलों की चर्चा करते हैं। राज्य की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसकी पहाड़ियाँ, झीलें और बागीचे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वॉट्स लेक, शिलोंग पीक और एलिफेंट फॉल्स यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। चेरापूंजी और मासिनराम जैसी विश्व प्रसिद्ध स्थानों के झरने और गुफाएं जैसे नोहकलिकाई जलप्रपात और माउसमाई गुफा प्रकृति के अद्भुत कलाकारी को दर्शाते हैं। और फिर आती है डाव की नदी। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित ये नदी अपनी क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है। यहाँ नाव में विचरने का अनुभव अद्भुत होता है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय की एक अलग पहचान है। ये पुल खासी और जयंतिया जनजातियों की पारंपरिक तकनीक का नायाब उदाहरण है।
गारो हिल्स पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख स्थान है। खासतौर पर वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर के शौकीनों के लिए गारो हिल्स एक उपयुक्त स्थान है। मेघालय में धार्मिक विविधता का भी एक अलग रंग देखने को मिलता है। यहाँ कई चर्च, मंदिर और पवित्र स्थान हैं जो अलग अलग धर्मों के अनुयायियों को एकजुट करते हैं। शिलोंग का कैथेड्रल चर्च अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और इतिहास की बात करें तो मेघालय की जनजातियों ने अंग्रेजों के समय में अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। आज भी यहाँ की लोक कथाएं और पारंपरिक ज्ञान उनके संघर्ष और विरासत की गाथा सुनाते हैं। भोजन और स्थानीय व्यंजन भी यहाँ की संस्कृति को एक अलग रंग देते हैं। मेघालय का भोजन यहाँ की जनजातीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। यहाँ का लोकप्रिय भोजन जादो, नकम भात और तुंग ट्रीम है। खासी जनजाति के लोगों के भोजन में मांस से बने व्यंजन शामिल होते हैं। मेघालय में स्थानीय फल और शहद भी काफी प्रसिद्ध है। भोजन की तरह मेघालय की हस्तशिल्प परंपरा भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग बांस और बेत से वस्तुओं को बनाने में माहिर हैं। इनसे बनी टोकरियां, टोपियां, फर्नीचर और सजावटी वस्तुएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मेघालय के लोग पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ के जंगल और पारंपरिक खेती की पद्धतियाँ इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। खासकर लिविंग रूट ब्रिज जैसी तकनीक पर्यावरण की दृष्टि से अद्भुत है। मेघालय घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है। इस समय मौसम सुहावना रहता है और पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और उत्सवों का आनंद ले सकते हैं। तो मेघालय जो प्रकृति, संस्कृति और पर्यटन का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और अनूठी परंपराएं हर पर्यटक को एक अलग अनुभव प्रदान करती है। ये राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत के लिए भी जाना जाता है। अगर आप भारत के अनदेखे और अद्भुत स्थानों की खोज करना चाहते हैं तो मेघालय आपकी सूची में अवश्य होना चाहिए। तो अब मेघालय के बाद हम चलते हैं सूर्योदय के राज्य अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इस बार एक विशेष आयोजन हो रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को 50 वर्ष हुए हैं और इन 50 वर्षों के पूरे होने पर अरुणाचल प्रदेश अपनी विधानसभा का स्वर्ण जयंती समारोह इस वर्ष मना रहा है। और स्वर्ण जयंती समारोह के इस अवसर पर हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह का आधिकारिक लोगो भी जारी किया गया। तो आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह पर ये विशेष रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को अपने स्वर्ण जयंती समारोह का आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने की। स्वर्ण जयंती समारोह की थीम 50 वर्षों की विधायी उत्कृष्टता और प्रगति राज्य की समृद्ध विधायी यात्रा को दर्शाती है। विधायी उत्कृष्टता वो ऐतिहासिक विधेयक है जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विकास को परिभाषित किया है, जबकि प्रगति उन दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में राज्य की उन्नति को रेखांकित करती है। इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष तेसाम पोंगते ने स्वर्ण जयंती समारोह को भव्य सफलता दिलाने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी हितधारकों से इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसे सुचारू रूप से संचालन में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि समारोह इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और उसके तहत राज्य भर में विभिन्न आयोजन की जाएगी। तो हमारा जो एक्टिविटी होगा हम ये 18 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हम लोग जो पुराना हमारा असेंबली का जो था नाहरलगुन में, जो अभी ट्रिम्स का अंदर में आ गया, वहाँ पर जा करके हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे और जितना भी इन पेशेंट्स है उन लोगों को हम लोगों ने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसमें हमारा सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम, जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारा जितने ऑनरेबल एमएलए है उनको हम, तो हमारा सेलिब्रेशन का में जैसे कि एसे राइटिंग होगा, जैसे कि हम लोग मॉक पार्लियामेंट्री टाइप में हम लोग कर सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कॉम्पिटिशन ऑफ 75 इयर्स कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें भी हम लोग आउटरीच प्रोग्राम हम रखेंगे। यानी कि कम से कम हम लोग टारगेट करेगा जितना भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे। पूरा 26 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे।
नए अनावरण किए लोगों में 3 प्रतीकात्मक रंग शामिल है, भगवा, पीला और सफेद। भगवा रंग जो राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। पीला रंग सौभाग्य, भाग्य और नई शुरुआत का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति, विकास और सद्भाव का प्रतीक है। पूर्वोत्तरदायरी के लिए राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। तो श्रोताओं, अब हम आपको सीधे त्रिपुरा लिए चलते हैं। त्रिपुरा में सरकार ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के पास शांतिर बाजार में दूसरा रबर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है और प्राकृतिक रबर के उत्पादन से त्रिपुरा में भी अब आर्थिक अवसर बढ़ रहे हैं। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से हम जानते हैं हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे से। कुणाल, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से अगरतला में प्राकृतिक रबर के उत्पादन को प्रोत्साहन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। रबर पार्क जो बनने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर शुरुआत करें कि त्रिपुरा तो ये एक पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य है और अपनी खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता, विभिन्न प्रकार के अनानस, पाइनएप्पल का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, साथ ही सुपारी है, बांस है, तो इसके लिए त्रिपुरा की एक खास ऐसी पहचान है। इसके साथ ही त्रिपुरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो है रबर क्षेत्र में। यहाँ पर प्राकृतिक रबर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। केरल के बाद, केरला जो है दक्षिण का एक बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है अपने देश का, तो केरल के बाद त्रिपुरा में प्राकृतिक रबर ये दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है और इसलिए ये राज्य की अर्थव्यवस्था को एक प्रमुख प्रेरक है। इसके साथ ही अब राज्य सरकार दक्षिण त्रिपुरा के संतिर बाजार आता है दक्षिण त्रिपुरा में, यहाँ पर दूसरा रबर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे राज्य में रबर उत्पादन और रोजगार में काफी बढ़ोतरी, मतलब ये काफी बूस्ट देने वाला है स्टेट की इकोनॉमी को। साथ ही रबर उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए त्रिपुरा के उद्योग और वाणिज्य सचिव जो है किरण गित्ते, उन्होंने कहा कि उनका विभाग जो है वाणिज्य और उद्योग विभाग है, फिर रबर बोर्ड है और बैंक नई तकनीकों को हासिल करने के लिए हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे ताकि रबर बागान जो है, ये रबर पार्क जो है, इसको बढ़ावा दिया जा सके, बूस्ट किया जा सके। अगरतला में ये कुछ दिनों पहले ये रबर ग्रोवर्स मीट हुई थी। इसमें जो कार्यकारी निदेशक है रबर बोर्ड के M वसंतगेशन, ये भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आसाम और त्रिपुरा रबर क्षेत्र में विस्तार कर सकता है और उनका ये कहना है कि त्रिपुरा से जो रबर उद्योग है, तो त्रिपुरा से ये कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं उद्योग, रबर उद्योजक। और उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने रबर पार्क, रबर आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुख्यमंत्री रबर मिशन कार्यक्रमों की स्थापना में भी समर्थन दिया है जी। तो आगे वसंतगेशन जी का ये भी कहना है कि जो ये रेन गार्डिंग जो इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को, जिससे ये अपना मतलब 30-40 दिनों तक अधिक टैपिंग ये लोग कर सकते हैं, जो मतलब बारिश से इसका बचाव हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई ताकि और भी रबर खींचा मतलब निकाल सकते हैं ये लोग। उन्होंने ये भी बताया कि गुणवत्ता सुधार और किसानों के लिए समूह प्रसंस्करण केंद्रों के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो हुआ, ये जो रबर ग्रोवर्स मीट जो हुई अगरतला में, इसमें लगभग 250 किसान रबर ग्रोवर्स मौजूद थे। साथ ही संबंधित विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी शामिल हुए थे और अधिकारियों ने कहा कि प्राकृतिक रबर बागान त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था में एक गेम चेंजर के रूप में उभरा है और इसने हजारों लोगों को मतलब इनकी जिंदगी संवार दी है। पहले जैसे जो ये झूम खेती यहाँ पर होती है, ये पहाड़ों पर होती है झूम खेती, तो इससे ये लोग महीने में 1000 से 2000 रुपया कमाते थे। बट झूम खेती यानी वही खेती जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करते हैं लोग। जी। और ये मतलब ये पहाड़ों पर ज्यादातर होती है, हिली एरियाज में होती है। ट्राइबल्स इसमें ज्यादा अपना मतलब योगदान करते हैं। ये ट्रेडिशनली अगर देखी जाए तो ये
ट्राइबल्स की है, ये ट्राइबल्स जी। ज्यादा इसमें भाग लेते हैं। तो यानी जो आर्थिक अवसर झूम खेती में नहीं मिल पा रहे थे, अब रबर के उत्पादन से उन किसानों को आर्थिक तौर पर भी मुनाफा काफी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं वही बता रहा था कि 1,000 या 2,000 रुपए इनको प्रति माह मिलता था, बट अभी ये जाके रबर की जो खेती अभी ये कर रहे हैं तो इसमें 2 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं, अधिक कमा रहे हैं लोग। तो काफी इसमें सुधार हो रहा है, उनके मतलब इकोनॉमिक लाइफस्टाइल में भी काफी सुधार हो रहा है। और अगर हम लोग ऑफिशियल फिगर्स की बात करें रबर के कॉन्टेक्स्ट में, तो 31 मार्च 2024 तक त्रिपुरा में कुल 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबर बागान है, और जिसमें से 82,000 हेक्टेयर से अधिक उपजाऊ अवस्था में है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर रबर का प्लांटेशन यहाँ पर होता है। और राज्य में रबर उत्पादन वर्तमान में 1,10,000 मेट्रिक टन इतना आंका गया है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैसा कि आपने बताया, केरल के बाद त्रिपुरा रबर उत्पादन के मामले में एक बहुत बड़ा राज्य बनकर उभर रहा है, और इसमें किसानों के साथ साथ जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, कच्चा माल है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा अवसर बनने वाले हैं। तो आपने कुछ ट्रेनिंग की चर्चा की थी, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश मैं चाहूंगा थोड़ा और डाले कि कौन कौन सी ट्रेनिंग सरकार किसानों को दे रही है जिससे कि वो इस तरह के उद्योग में या उत्पादन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये जो मीटिंग में जो ट्रेनिंग की बात हुई, ये तो रेन गार्डिंग जो इसको नाम देते हैं लोग, रेन गार्डिंग ट्रेनिंग है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि बारिश से बचाव। अच्छा। तो ये रबर को मतलब ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर अगर इनको निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ये बारिश से बचाव करना ये इनका मुख्य लक्ष्य है। तो इसमें क्या होगा कि 30-40 दिनों की इनको और अवधि मिलेगी, जिससे ये लोग और भी मतलब बारिश की सीजन में ये लोग और रबर निकाल सकते हैं। तो इसका प्रोसेसिंग करने को इनको इजी हो सकता है। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से त्रिपुरा में रबर उत्पादन को एक बहुत बड़े आर्थिक अवसर के रूप में सरकार देख रही है, और इस मामले में रबर पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, और इस कच्चे माल और रबर को पैदा करने के लिए किसानों को भी समर्थन दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, खेलों की प्रतिभा को महत्व देने के लिए अर्जुन पुरस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, और जो खिलाड़ी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके देश का नाम ऊंचा करते हैं, देश का परचम दुनिया भर में फहराते हैं, उन्हें इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने देश की प्रतिभा को पूरे विश्व भर में दर्शाया है। और हम आज चर्चा कर रहे हैं पैरालंपिक खेलों की। पैरालंपिक खेल हमारे सभी श्रोता जानते ही हैं कि दिव्यांग जनों में प्रतिस्पर्धा के ये खेल होते हैं, और पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के एक पैरालंपियन खिलाड़ी हैकेथो ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया भर में मनवाया है, और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारी संवाददाता असनो ने उनसे विस्तार से बात की और उनके खेल के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, और उनके संघर्ष और उनकी प्रतिभा के बारे में उनसे बात की। तो आइए पैरालंपियन खिलाड़ी हैकेथो के साथ ये विशेष साक्षात्कार सुनते हैं। कातो जी, सबसे पहले आपको अर्जुन पुरस्कार प्रदान होने पर बहुत बधाई। ये अर्जुन पुरस्कार आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखते हैं, और आपको कैसे महसूस हो रही है अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने पर? सबसे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये अवार्ड मेरे लिए इतना अहम रखता हूँ कि जब मैंने गेम शुरू किया था तो उस वक्त जो है मैंने बताया कि मेरे को जैसे भी अर्जुन अवार्ड चाहिए बोल के, तो उसके लिए मेरा गेम शुरुआत से मैंने वो टारगेट और मेरा एम था कि एक दिन में जैसे भी अर्जुन अवार्ड हासिल करूंगा बोल के। तो मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी किया है, और अच्छा से मैंने हर कई जगह में अच्छा से परफॉर्म भी किया है। मेरा आग में ये देखता था कि मैं कब अर्जुन अवार्ड मिलूँ, तो उसी तरह से मेरा मेहनत का वजह से आज ये, और मैंने जो टारगेट रखा है उसका वजह से जो मेरे को ये मिलने जा रहा है, इसलिए बहुत खुश हूँ। और एक खिलाड़ी होने के नाते इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता है। एक खिलाड़ी का निशान जो अर्जुन अवार्ड उसके पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए जो आज मिलने जा रहा हूँ इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पहले नागा खिलाड़ी के रूप में आपने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। क्या आप हमें उस पल के बारे में बता सकते हैं जब आपने कांस्य पदक जीतने के मील का पत्थर हासिल किया था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा, ऐसे तो मैं सोचा भी नहीं था कि, मतलब सोचा भी था और नहीं भी था, क्योंकि हम बहुत इसके लिए 2024 का पेरिस पैरालंपिक के लिए हमने बहुत इसके लिए मेहनत भी किया है, संघर्ष किया है। तो जिस हिसाब से हम
बोलेगा तो कि इतना अच्छा हम प्रैक्टिस में भी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस किया है। तो जब प्रैक्टिस किया है तो हम सोचा कि गोल्ड नहीं तो सिल्वर का एम था। फिर बीच में काफ़ी इंजरी भी हुआ है, फिर ठीक भी हुआ है। ऐसे करके मतलब बहुत सारा वो हमने वो करके आया है। उसके बाद फिर हम जब ये पेरिस पैरालंपिक गेम्स में हम जब गया है तो ये मेरे को मिला है। तो मैं बहुत मतलब एक अजीब सा लगा है कि मेरा फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स है और उसमें जो मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो का साथ जो है मेरे को ब्रॉन्ज मिला है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा भी लगा है और बहुत खुशी भी हुआ है। क्या आप हमारे साथ पैरा एथलेटिक्स में अपनी यात्रा के बारे में कुछ साझा कर सकते हैं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आपको खेलों का अपनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? सबसे पहले जैसे कि मैं 2001 में जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। उसके बाद 2002 में मेरा इंजरी हुआ था, ऑपरेशन के दौरान माइंड ब्लास्ट इंजरी हुआ था और उसका कारण मेरे को लेफ्ट लेग जो है एम्पुटेशन करना पड़ा। उसके बाद काफ़ी साल जो है मैं अपना पलटन के साथ काम किया है। उसके बाद 2016 में जो है मेरे को पता चला कि ऐसे भी होता है कि गेम एक खेल होता है बोल के। तो मेरा इंजरी होने के बाद काफ़ी डिप्रेशन में भी था कि मैं किस मैदान से अपना देश का नाम रोशन करो, अपना इंडियन आर्मी का नाम रोशन करो बोल के मैं वो काफ़ी सोच में था। तो मेरे को ये अच्छा मौका मिला 2016 में। मेरे को पता चला कि एक ऐसे पैरालंपिक गेम्स ही होता है। तो मैंने इससे बेहतर मेरे को और मौका कुछ नहीं मिलेगा बोल के मैंने आया है और कोशिश किया है। और मैं वहाँ से काफ़ी सारा नेशनल इंटरनेशनल मेडल भी जीता है मैंने। और मैंने 2023 में एशियन पैरा गेम्स चाइना हांगझो में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और पिछले साल मेरे को ये पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और मैंने काफ़ी टीवी में भी देख के वहाँ से मैं बहुत मतलब मेरे को इंस्पायर हुआ है। उसके बाद मैं इसी मैदान से अपना देश का नाम रोशन करूँगा बोल के मैंने चुना है। आपने बोला था विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपको जीतने के अलावा पेरिस पैरालंपिक में कैसे पदक जीतने निशादी आपके लिए एक यादगार पल था। इतना बड़े मंच के लिए अपने मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे तैयारी की? सबसे पहले तो फिजिकली हमारा साथ तो बहुत ये कोचेस वगैरह सपोर्टिंग स्टाफ रहता है। वो लोग ने काफ़ी मतलब हाई मोटिवेटेड से हमको रखा है और ट्रेनिंग करवाया है। और वहाँ से काफ़ी चुनौती भी मिला है कि एक गेम है तो एक खेल है तो इंजरी भी होता है, ठीक भी होता है, फिर भी हमने कभी हिम्मत नहीं हारा है और अपना मेंटली को स्ट्रॉन्ग रखा है। और ये मेरा मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो है हमारे पास जो है माइंड कोच भी था, उसने काफ़ी मोटिवेट किया है। उस कारण से जो है हम अच्छा से तैयार होके वो मतलब पेरिस पैरालंपिक गेम्स में जाने के लिए वहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प मिला है। इसलिए ये हमेशा जो है अपना को पॉजिटिव रखना चाहिए और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आपकी समझने के सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? परिवार, कोच, टीम के साथी और ये अनेक, और उन्होंने आपको आज जहाँ तक पहुँचा है आपने कैसे मदद की है? खास करके ऐसे है कि मेरा कोच हो गया, सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, वो सब ने तो मदद तो किया ही है और जो भी है वो लोगों के कारण से मैं वहाँ तक पहुँच पाया है। और खास करके ये मेरा फैमिली ने भी काफ़ी मदद किया है, मेरा मेंटली काफ़ी सपोर्ट किया है। आदमी जो है कभी भी मतलब वो नहीं होता है, कभी कभी तो प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। उस समय जो है फिर हमारा खिलाड़ी का जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो उसमें जो है मेंटली कुछ ऐसे डिस्टर्ब होने से जो है हमारा परफॉर्मेंस में बहुत असर होता है। फिर भी मतलब मेरा कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ और मेरा फैमिली लोग ने इतना सपोर्ट किया है और मेरे को कभी भी मोरल डाउन होने नहीं दिया है और मेरे को हाईली मोटिवेटेड रख के मेरे को वो लोग ने बहुत मतलब अच्छा से ये ट्रेनिंग वो होने के लिए मेरे को काफी सपोर्ट किया है। वो लोग का सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाया। एक एथलीट के रूप में हम जानते हैं कि अनुशासन और गहरी मेहनत विषय है। क्या आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आपकी प्रशिक्षण दिनचर्या कैसे है और आप निरंतर कैसे बना रखते हैं? खास करके हम लोग जो है एक खिलाड़ी होने के नाते जो है सुबह उठ के जो है हम ग्राउंड में जाता है और उस समय जो है हम 3 आवर्स का प्रैक्टिस करता है सुबह, और इवनिंग को जो है फिर 3 आवर्स का प्रैक्टिस करता है। और ये खास करके हमारा जितना भी प्रैक्टिस में सपोर्टिंग स्टाफ का रोल रहता है वो लोग ने लेके हम ये प्रैक्टिस करता है। उसके बाद जो है बाकी टाइम में जो है हम रेस्ट करता है। एथलेटिक्स के अलावा आप अपने खाली समय में क्या करने पसंद करते हैं? जब हमारा ऑफ सीजन चलता है, नहीं तो जब ट्रेनिंग ऑफ होता है उस टाइम में जो है कभी घर में छुट्टी आता है तो
फैमिली के साथ एंजॉय करता है, अपना दोस्त को मिलता है तो अच्छा लगता है। और कभी जो है हम अपना दोस्त के साथ ट्रेनिंग ऑफ होने के टाइम में जो है घूमने जाता है और कहीं मॉल वगैरह में और साथ में बैठ के कुछ खाना, तो हमको भी वो सब जो है करने के बाद जो है फिर वापस ट्रेनिंग में जब आता है तो हमारा एक माइंड फ्रेश हो जाता है, उसको ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस भी जो है इंक्रीज होता है। तो इसलिए जब फ्री होता है तो दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ और ऐसे मॉल वगैरह में घूमते रहता हूँ। और घर आने से भी वाइफ लोग के साथ ऐसे घूमना, दोस्त लोग को मिलना, वो सब भी करता हूँ। अर्जुना पुरस्कार से मिलने वाली मान्यता महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि ये पुरस्कार पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विशेष रूप से नागालैंड के भविष्य के एथलीटों को प्रेरित करने में मदद करेगा? हाँ, वो हो सकता है, होगा और होना भी चाहिए। आपके अनुसार भारत विशेषकर नागालैंड में पैरा एथलीट्स के लिए अधिक अवसर और बुनियादी ढांचा तैयार करने सरकार और समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं काफी साल से मैंने बाहर में ट्रेनिंग किया है, तो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, सपोर्टिंग का वजह से जो है मैं वहाँ तक ओलंपिक तक जा पाया है। तो उसका माध्यम से हम इसे देखने से तो मैं अपना नागालैंड गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहता हूँ कि एक एथलीट के लिए, एक प्लेयर के लिए जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग सपोर्ट होना चाहिए। और मैंने काफी आदमी लोग से मिला है ये इस बार घर आने के दौरान, तो बहुत टैलेंटेड लोग भी है, लेकिन वो लोग को सपोर्ट नहीं होने के कारण, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण से वो लोग आज इतना आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं अपना नागालैंड गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि यंग स्टार के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और नागालैंड गवर्नमेंट का बैक होना चाहिए, मदद होना चाहिए, तो वो लोग जो है बहुत अच्छा से आगे बढ़ेगा और वो लोग जो है अपना नागालैंड का नाम रोशन करेगा। आप कई युवा एथलीट्स के लिए प्रेरणा बन गए हैं। आप युवा महत्वाकांक्षी एथलीट्स के साथ क्या संदेश साझा करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना नागालैंड का जो यंग एथलीट है और खास करके वो लोग को बोलना चाहता हूँ कि हमेशा अपना आपको प्रिपरेशन होना चाहिए और एक एथलीट होने के नाते जो एक स्पोर्ट्समैन को जो होना चाहिए वो जो है उसका हमेशा जो है उसका मेंटलिटी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, उसका मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए और कभी भी अपना आपको ऐसे मतलब दूसरा से कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपना आपको स्ट्रांग रखना है। वो सब होने से जो है एक एथलीट का जो है आप हाईली मोटिवेटेड होगा और आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा और आपका जो एम है, आपका जो विजन है, वो जो है आप बहुत आसान से उसको प्राप्त कर पाएगा। आगे देखते हुए पैरा स्पोर्ट्स में आपके भविष्य के लक्ष्य क्या है? क्या आपके पास कोई विशेष उपलब्धि या प्रतियोगिता है जिसका आप लक्ष्य बना रहे हैं? फिलहाल अभी ये नया साल में जो है हमारा काफी कंपटीशन है, 4 कंपटीशन है इंडिया में। एक फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप है, नेक्स्ट में वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स इंडिया ने होस्ट कर रहा है, उसका बाद फिर ये खेलो इंडिया आएगा, उसके बाद जो है सितंबर 17 को वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया ने दिल्ली में होस्ट कर रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है। और इन फ्यूचर के लिए मेरा एम है, टारगेट है 2028 में लॉस एंजलिस में मेरा पैरालंपिक्स गेम्स में इससे बेहतर परफॉर्मेंस करूं और फिर अपना देश का नाम, अपना नागालैंड का नाम के लिए मैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अंत में क्या आप बता सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं रिटायर होने के बाद जो है मेरा ये प्लान है कि ऐसे तो नहीं बेच सकता है, रिटायर होने के बाद तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा विचार में ये है कि रिटायर होने के बाद जो है साया वगैरह में भी जाके अच्छा यंग स्टार लोग को ट्रेन कर सकूं, उसका मेरा एम है। तो जब मैं रिटायर हो जाऊंगा आके साया वगैरह में बैठ के मतलब अपना यंग एथलीट को वो लोग को ट्रेन करने के लिए मैं वो इच्छा रखता हूँ। होकातो जी, अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।